है जब हम लोगों ने डिमांड है ना, डिमांड को प्रायः हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, अभी हम लोग वो टर्म में नहीं आए, केवल केवल डिमांड लेके चल रहे हैं। आगे हम लोग उसको टर्म्स में क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। खैर अब आइए हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, अभी तक तो हम लोग डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को डिस्कस किए। अब हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, डिमांड फंक्शन को। तो व्हाट इज डिमांड फंक्शन, फंक्शन मीन्स क्या समझे थे, रिलेशनशिप। तो यहां पर देखिए डिमांड जो है इनसे रिलेशन है ना, ये सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्यों अलका, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इनके इनके बीच में रिलेशन है। तो किसके किसके बीच में हो गया, डिमांड एंड, केवल प्राइस के साथ है, डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स, क्योंकि ये सभी तो एक ही घर में ना आएगा, ये एक घर में रहेगा, ये अकेला रहेगा, तो इनके और इनके तमाम के बीच में अकेला अकेला कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्लियर, या तो एक के साथ हम लोग अटैच करें या दो के साथ अटैच करें, इसका प्रभाव देखेंगे। अगर दोनों में परिवर्तन होता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, अगर प्राइस के साथ साथ आपका इनकम में भी परिवर्तन हो जाए, इसका कीमत बढ़ जाए और आपका इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कीमत बढ़ जाए लेकिन आपका इनकम घट जाए तो उसका डिमांड घट जाएगा। तो इंपैक्ट तो देखा जा सकता है। तो रिलेशन किसके किसके बीच हो गया, डिमांड और डिटरमिनेंट्स। तो अब अगर कहेगा कि व्हाट इज डिमांड फंक्शन, तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो कह सकते हैं डिमांड फंक्शन को अगर डिफाइन करना हो, डिमांड फंक्शन रिफर्स टू, रिफर का यूज कर सकते हैं बार बार, रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप टू फंक्शनल relationship between क्वांटिटी अभी छोड़ देते हैं, बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। सिंपल, what is demand function, demand function is the function is a functional relationship between, है ना, refers to जो के जगह पर आप सोच भी लिख सकती हैं, डिमांड फंक्शन shows the functional relationship between, क्लियर होगी बातें। इन सिंबॉलिक टर्म, है ना मिस रोशनी, थोड़ा सा दाएं बाएं होइए तो, हाँ अब उनको भी दिख रहा है। आप काला हिल डोल कर रही हैं, क्या नाम है आपका पड़ोसी का, हाँ भूल गए तेरा, इसलिए हम कहा कि आप लगता है कि थोड़ा ये हो जाएगा, और सबको एक घर में रख देंगे जो 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 डिटरमिनेंट्स था, तो क्या क्या लिख लेंगे, कुछ को लिख देंगे पी एक्स पी वाई एम टी एन म्यू, डॉट 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 नहीं लिखना पड़ा, म्यू में से ऑल अदर फैक्टर्स विच आर नॉट मेंशन्ड हियर, वो तमाम फैक्टर्स जिसको कि यहाँ पर कंसिडरेशन में तो रखा गया लेकिन मेंशन नहीं किया गया। तो म्यू टोटल का टोटल को नहीं लिखेगी, अकेले अकेले म्यू लिख देगी, वाह खाना उना रहेगा ना तो खाली दाल पी जाइएगा, है ना, दाल खाती हैं, पौष्टिक चीज है।
अच्छा, अब जब आप लिखिएगा इन सिंबॉलिक टर्म में, तो फिर उसके बाद जैसे ही ये आप लिखेंगे और तब उसके बाद यहां लिख देंगे वेयर। अब वेयर में जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को बारे में लिख देंगे, कौन किसको प्रेजेंट करता है ना। तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे कि यहां पर लिखेंगे नीचे वेयर dx, मतलब यहां कह सकते हैं डी की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। आ रही बात समझ में, कैसे इसको डिटेल्स करेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां से क्वांटिटी टर्म को लेकर आइए, आगे चलकर वो काम में लगने लगेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिमांड करते हैं क्वांटिटी की, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। 5 किलो चावल या 5 किलो चीनी या 2 मीटर कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा तो बोलते हैं, लेकिन 2 मीटर कपड़ा लेते हैं तो क्वांटिटी आप डिमांड करते हैं, कपड़ा डिमांड नहीं करते कि भाई हमको कपड़ा दो। वो कहेगा भाई कितना, हाउ मच, तो उसका जवाब आएगा कि ठीक है आप 1.5 मीटर दे दीजिए। भाई हमको आम दो, पूछेगा ना कितना, आम कितना दें भाई, खाली कहेगा आम दो, तो जवाब देगा कुछ कि भाई आम दो, तो भाई कितना दें आम, कितना केजी लीजिएगा, कितना पीस लीजिएगा। तो आप हमेशा डिमांड किस चीज की करते हैं, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी की। इसलिए यहां आगे चलकर इसी चीज को QS लिखेंगे या इसी चीज को QD लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। ये सब टर्म्स आपको यूज होता रहेगा। क्यों कि जब सप्लाई की चर्चा करेंगे तो QS लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स, और फिर इन दोनों को बराबर कर देंगे तो मार्केट का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जहां डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाएगा। चल कुछ नहीं बोला, अरे डिमांड जहां इक्वल सप्लाई हो जाएगा वो प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। आई बात समझ में, तो आगे चलकर बताएंगे। तो बात समझ में आ रहे हैं ना कि आगे चलकर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे कुछ मैंने उसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन लाएंगे ना, ताकि आप उन सब चीज से परिचय होइए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे बदलती जाएगी, बात वही रहेगी। उससे क्या होगा कि उनसे आप जुड़ते चले जाएंगे। शुरू में ही सब चीज को अगर लेके चला जाए तो उसमें आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिकली जो है उसमें चेंजिंग हो रहा है, तो सिस्टमाइज तरीके से आप उस चीजों को समझते चलेंगे कि पहले ये लिया, अब उसमें ये टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे सपोज कीजिए आपने मूर्ति बनते हुए बाजार में देखा होगा, एक ही बार में पूरा कंप्लीट नहीं करता, पहले नवाड़ी वाड़ी बांध देता है ना, पहले तो लकड़ी उकड़ी ठोक ठाक देता है, फिर एक लेप मट्टी का लगाता है, फिर उसको दूसरा लेप लगाता है, फिर उसको कलरिंग वगैरह करता है, फिर उसको रंग रोगन करता है, फिर उसमें जो है बने उसका आँख नाक वगैरह का जो है कलरिंग करता है, मेकअप टेकअप करता है। आप ही जाते हैं आँख में ये सब से लगाते उकाते रहते, तो एक ही बार में पूरा लाल लगा कर देते हैं कि पहले एक कलर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा उसको ब्रशिंग करते तो दूसरा कलर लगाते हैं, नेल पॉलिश एक ही बार में लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी इसके टर्म्स यूज्ड हुए हैं, क्या नाम थी उसका, नाम था नहीं है भी, तो ये जितने भी हुए हैं इंडिविजुअल्स, इन सभी का नाम आप यहाँ वेयर करके लिख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि इसके बारे में आपकी डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया डिमांड फंक्शन की कहानी, यानी मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। अब यहां से कहानी आती है आगे, एक सिलसिला है। अब हमको ये देखना है कि अगर कोई भी वैल्यूज में, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अगर परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो इसको चेंज कर देगा, है ना, इसको चेंज कर देगा। तो या तो हम क्या करें कि टोटल को जितने भी हमारा कंसिडरेशन में वेरिएबल्स है सबको एक साथ चेंज कर दे, तो उसका प्रभाव देखेंगे कि टोटल इंपैक्ट हो जाएगा,
सबको चेंज कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, दो ही काम नहीं कर सकते। मान लिया इसको जस के तस रखेंगे, पॉपुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वो भी अपने आप में एक चेंजिंग है। नो चेंजिंग इज आल्सो ए चेंजिंग। कुछ ना होना भी होना होता है। अपना कुछ कर रहे हैं मतलब कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, सोच रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? कुछ ना होना भी कुछ होना है, नहीं? वाह, क्यों मिस्टर, तुम आज नहीं बोल रहा है यार? क्या बोलते रहो। क्या समझा रही है? यस, कुछ ना पढ़ना भी पढ़ना है। क्यों? मनन तो कर रहे हैं, अतः उसके बारे में कुछ ना कुछ किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। पढ़ने का मतलब केवल ये काला अक्षर पढ़ना, कोई भी चीज है जिससे कि आपको लर्निंग मिल रही है, कुछ अनुभूति हो रही है, कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो पढ़ना है, उसी को तो पढ़ाई करते हैं। तो अब आ जाइए कि यहाँ पर जो है कि अगर हम तमाम वेरिएबल्स को एक साथ वैरी करते हैं तो थोड़ा कठिन कार्य हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो पार्ट बाय पार्ट जो है डिस्कस करते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ रहे हैं कि क्या करते हैं? इन सभी को मिट जाएगा, इन सभी को क्या करते हैं कि कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये सभी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बार लगा देने से वो वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं माना जाता इकोनॉमिक्स में, है ना, या स्टैटिस्टिक्स में भी। किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर अगर बार लगा हो तो वो कांस्टेंट हो जाता। भाग गई अलका? अच्छा, तो अब जो है, अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स कंसिडरेशन में है, जितने भी वेरिएबल्स कंसिडरेशन में है, उन सभी में से एक एक करके उसका इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे, है ना। और हम नहीं करेंगे, चूंकि सिलेबस में आपको उसी ढंग से बताया गया है। हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ नहीं आता, क्योंकि ये सब बातें किताबों में कही गई है। हम अपनी थ्योरी बढ़ाने लगेंगे तो सब भाग जाइएगा, परीक्षा में नंबर 0/0 आएगा, सन्नाटा हो जाइएगा, है ना। आई नो नथिंग, क्लियर। केवल क्या है कि हम आपके सीनियर हैं, जो लैंग्वेज में आप लोग बैठे उस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, और जो बातें आपको किताब में कही गई है उस बातों को आपके लेवल के अनुसार, आपके शब्दों के अनुसार हम आपको कन्विंस करने का चेष्टा करते हैं। कन्विंस्ड हो जाते हैं तो सो फार सो गुड, नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम। तो अब क्या है, प्रॉब्लम है। अब ये क्या है कि इसमें एक थ्योरी है, दो थ्योरी पढ़ते हैं। एक होता है पार्शियल माने इक्विलिब्रियम, एक होता है टोटल। पार्शियल का मतलब कि एक वेरिएबल्स के साथ अटैचमेंट करके देखना, और टोटल का मतलब सबको करके देना। तो एक के साथ इसका जब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो ये मार्शलियन मेथड हो जाता है। मार्शल ने ऐसा काम किया था, मार्शल से मार्शलियन बन गया। और एक जो है कि टोटल को एक साथ माने इम्पैक्ट को देखते हैं, तो भी इकोनॉमिस्ट एक थे, उसका नाम था वालरस, WALRAS, वालरस। हाँ, कभी कभी नाम आएगा तो देखेंगे। तो उसने क्या किया कि जितने भी इंडिपेंडेंट, अभी ढूंढ मत, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ वैरी करके डिमांड पर उसका इम्पैक्ट को देखा। मार्शल ने हाँ इंडिविजुअल पर काम किया, वालरस ने टोटल को एक साथ साइमल्टेनियसली, एक ही साथ एट द सेम टाइम ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मेड वेरिएबल, मैंने वैरीज, जितने भी जो थे सभी वेरिएबल्स को उसने वैरी करके उसने डिमांड के इम्पैक्ट को देखा। तो अब आपको जो है, जो कोर्स लिमिटेड है और आपको थ्रू आउट यहाँ से लेकर ग्रेजुएशन तक जाइएगा और डिमांड फंक्शन पढ़िएगा, तो केवल इन्हीं तीन के साथ आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ना है डिमांड और इट्स ओन प्राइस के बीच का एस्टेब्लिशमेंट, एक पढ़ना है डिमांड और रिलेटिव प्राइस के साथ एस्टेब्लिशमेंट, और एक पढ़ना है डिमांड और मनी के साथ। बात समझ में आ रहे हैं
इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रहे हैं? तो 2-4 मिनट और, अभी तो सर आए हैं कि नहीं आए, 2-4 मिनट और समझा दें। हाँ, आ गए, कैसे मालूम? कुछ बात समझ में आ रही है अलका? अच्छा, तो अब देखिए, अब आपको जो डिमांड फंक्शन पढ़ना है वो पार्शियल पढ़ना है, मतलब 1:1 का। तो एक जो है डिमांड फॉर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ इट्स ओन प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स। दूसरा पढ़ना है डिमांड फॉर एक्स प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, और डिमांड फॉर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। ये 3 का एस्टेब्लिशमेंट है, और तीनों डिमांड फंक्शन है, क्योंकि इधर डिमांड है। अतः जो जिसका नाम लिखा रहेगा ना वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, नहीं हाँ डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे अगर रहेगा कोई कॉस्ट फंक्शन तो कॉस्ट आपका लेफ्ट में होगा और उसका डिटर्मिनेंट्स राइट में होगा। इतनी बातें कम से कम फंक्शन के संदर्भ में तो समझ चुके होंगे। काम करता है पहला क्लास का जो स्टेटमेंट है, क्लियर हो जाता है ना कि कहाँ से कौन सी आइडिया लेनी है। तो अब देखिए कि अगर ये अपने ओन प्राइस से डिटरमिन होगा, बात समझ में आ रहे हैं, तो इससे जो इसका जो रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा वो लॉ कहलाएगा। क्योंकि व्हाट इज लॉ, सिंपल सी बात, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? लॉ इज ए स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। लॉ क्या है? एक स्टेटमेंट है कि आप हत्या करेंगे, आप पर जो है 302 का धारा लगेगा और उसका विवेचना सुप्रीम कोर्ट करेगा कि आपने किस परिस्थिति में इस घटना को अंजाम दिया। ये विवेचना होगी, इस पर प्लीडिंग होगा, बहसें होंगी, और आप अपना पक्ष रखेंगे, दूसरा साइड वाला अपना पक्ष रखेगा, फिर जज अपना जजमेंट देगा। लेकिन एक स्टेटमेंट है कि आपने हत्या किया, आपका जुर्माना ये होगा। तो दैट इज एन स्टेटमेंट एंड इट इज इंटरप्रिटेटेड बाय द स्कॉलर ऑफ द सब्जेक्ट। जो स्कॉलर होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको फर्दर जो है आर्गू करते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी, उसने ऐसा कारण से ये काम को अंजाम पहुंचाया। तो अब यहाँ पर जो है अगर डिमांड ऑफ इट्स ओन प्राइस के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा तो इसको पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्योंकि प्राइस अफेक्टेड है ना, लॉ ऑफ प्राइस डिमांड को ही नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है ना। अगर हम लॉ को भी छोड़ दें तो सीधे सीधे इसको क्या लिखेंगे, प्राइस डिमांड, है ना, सीधे सीधे लिख देते हैं। लॉ करेंगे जब स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी केवल फंक्शन को कर देते कि कौन सा फंक्शन है, प्राइस डिमांड फंक्शन है, मतलब ये अपने प्राइस से एस्टेब्लिश माने रिलेशन एस्टेब्लिश कर रखा है।